प्रिय साथियों, नमस्कार। बिगनिंग कैरियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय साथियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ हम अपने महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं फॉरेस्ट कवर एरिया पे। अभी हाल ही में जो फॉरेस्ट सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 प्रस्तुत की गई है, उसके लेटेस्ट डेटा पर हम जो है फोकस करेंगे। दूसरी चीज़, मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट कवर एरिया पर भी फोकस करेंगे और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखिए, जब हम फॉरेस्ट की बात करते हैं, आपने जब फॉरेस्ट का नाम सुना होगा तो ये फॉरेस्ट, तो ध्यान रखिएगा, ये जो फॉरेस्ट का अर्थ यहाँ पर क्या होता है? फ्यूल। ठीक है, यहाँ ओ का अर्थ है ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन। यहाँ पर आर का अर्थ है रेनफॉल। ठीक है, क्या? रेनफॉल। यहाँ ई का अर्थ है इन्वायरमेंट। क्या? इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट। इसके अलावा एस का अर्थ है सॉइल कंजर्वेशन। क्या? सॉइल जो है, जो मृदा है, सॉइल कंजर्वेशन। और टी का मतलब होता है टिम्बर। ठीक है, ये फॉरेस्ट पीएससी की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक जो है हमारे फॉरेस्ट पीएससी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया गया है। और अभी जो फॉरेस्ट गार्ड 1400 कुछ पद स्वीकृत हुए, जो कि व्यापम द्वारा हो सकता अगले महीने जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। चलिए, तो साथियों देखिए, फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंट रोल क्यों है? क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इससे जो है, अगर इसका इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो इससे हमको फ्यूल प्राप्त होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैल्यू आपने अभी कोविड-19 के दौरान देख लिए होंगे। रेनफॉल, वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहता है। ठीक है, इसके अलावा हमारा क्या? सॉइल कंजर्वेशन, मृदा के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टिम्बर प्राप्त होता है। हमारा जो इकोलॉजी सिस्टम है, ठीक है, हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उसको जो है ये बनाए रखता है, इसलिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी आप देख रहे होंगे कि हमारा जो आयुष डिपार्टमेंट है, वो आयुष डिपार्टमेंट फॉरेस्ट पर ही कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि भाई, हमको जो फॉरेस्ट है, इसी फॉरेस्ट से बहुत सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती है। ठीक है, आप पचमढ़ी में जाओगे, वहाँ पे बहुत बड़ी जड़ी बूटी बैंक मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए, आज हम फॉरेस्ट सर्वेक्षण पर बात करने वाले हैं। मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। जब हम बात करते हैं फॉरेस्ट सर्वेक्षण की, तो हमारा देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा इंडियन, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च, अगर हम बात करें तो ये हमारे यहाँ कहाँ पर है? देहरादून में। कहाँ पे? भारतीय वन अनुसंधान केंद्र जो है, ये हमारा देहरादून में है। साथियों, जब आप जो है आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जाओगे, ठीक है, तो आपको जो है राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में ही मिलेगी। यहीं पर आप जो है एज ए ट्रेनिंग करोगे। ठीक है, और मध्य प्रदेश में जो एसीएफ की अभी जो नोटिफिकेशन आया है, या 2020 का जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है, उसमें जो एसीएफ बनेंगे वो लोग भी जो है देहरादून जाने का उनको मौका मिलेगा। चलिए, तो देहरादून इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च कहाँ पर है? देहरादून में है। आपको पता होगा कि देहरादून में ही, मैं दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता देता हूं कि इसका जो क्षेत्रीय इंस्टीट्यूट है फॉरेस्ट रिसर्च का, ये एमपी में यदि हम बात करें तो ये कहाँ पर है? जबलपुर में है। ये 1963 में ये बनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ जो है फॉरेस्ट सर्वे, जो हमारा रिसर्च सेंटर है, ये कहाँ पर है? जबलपुर में है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, ध्यान रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, अर्थात भारतीय वन प्रबंध संस्थान की जब हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर है साथियों? ये है हमारे भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में। यहीं पर आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। कुछ मैं फैक्ट बता देता हूँ इंपॉर्टेंट, फिर हम आगे चलते हैं।
ठीक है। यहीं पर साथियों आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो एमपी का मध्य प्रदेश, ठीक है, वन विकास निगम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश वन विकास निगम, ठीक है, ये जो है ये कहाँ पर है, ये इसका भी मुख्यालय जो है भोपाल में है। और ये कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1975 में, जुलाई 1975 में। साथियों आपको पता होगा कि ये वन विकास निगम जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि सरकार की जो खाली पड़ी जमीन है या कुछ ऐसे अवर्गीकृत वन हैं जहां पर उतना ज़्यादा जो है वन आवरण नहीं है या सरकार मैनेज नहीं कर पा रही है, तो इस वन विकास को दे दिया जाता है लीज पर। और जब लीज पर देते हैं तो वन विकास निगम क्या काम करता है, बड़े स्तर पर वहाँ पे जो इमारती कास्ट होती है ऐसे वृक्षों का वृक्षारोपण करवाता है, उनकी सुरक्षा करता है, उनको आगे चल के जो है मार्किंग करवाता है और वही मार्केट में सप्लाई भी करता है। मतलब ये आर्थिक लाभ के लिए काम करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे हम जब बात करते हैं साथियों, तो यहीं पर आपको ध्यान में रखना है कि हमारे यहाँ आजकल हमारी जो सरकार है वो सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान दे रही है, एग्रो फॉरेस्ट्री पर। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब ये होता है कि आप जब कृषि कार्य करोगे तो अपने जो बंधन है ये बंधन खाली पड़ी होती है, तो हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, फलदार वृक्ष लगाएंगे। जैसे आप मुल्ताई रीजन में जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे यहाँ गेहूं की खेती हो रही है, गेहूं की खेती के बीचों बीच में कतारों में आपने देखा होगा पपीता की खेती होती है, संतरे की खेती होती है। तो इस तरीके से एक साथ हम जो है अलग फसल भी ले रहे हैं। और जब आपको पता चलेगा कि हम आंवला लगा सकते हैं, इससे हमारा मृदा संरक्षण भी रुकेगा, मतलब मृदा संरक्षण भी होगा, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी सुरक्षित रहेगा। और जो हमारे ग्रामीण के लोग हैं जो जंगल पर जिनकी निर्भरता है वो इसी से जो है ईंधन प्राप्त करेंगे, तो इससे हमारे वन जंगल जो है वो भी सुरक्षित रहेंगे। ध्यान रखिएगा साथियों। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें और ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ जो है, ठीक है, हमारे यहाँ वर्ष 2010 में NGT, ठीक है, वर्ष 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। इसका गठन इसलिए किया गया है क्योंकि ये क्या काम करेगा कि पर्यावरण से संबंधित कोई महत्वपूर्ण मामले होते हैं, क्योंकि हमारे न्यायालय में आपको पता होगा वो एक आपने सनी देओल का वो सुना होगा, ठीक है, डायलॉग कि भाई तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो अगर हमारे पर्यावरण से संबंधित कोई महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे और इस तरीके से तारीख पे तारीख मिलते जाएगी हमारे न्यायालय के कार्यबोझ की वजह से, तो हमारे बहुत सारे कार्य रुक जाएंगे, विकासात्मक गतिविधियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जैसे किसी को नेशनल हाईवे बनवाना है, कहीं इंडस्ट्री ओपन होना है, अगर ऐसे मामले कोर्ट में जाएंगे तो लंबे समय तक पेंडिंग में रहेंगे। इसलिए जो है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का जो है गठन किया गया है ताकि ये पर्यावरण से संबंधित अगर कोई भी मामले आते हैं तो उनका त्वरित निपटान कर सके। ठीक है, 2010 में अभी जो है कोई गोयल जी जो है इसके अध्यक्ष है वर्तमान में, और प्रथम अध्यक्ष इसके लोकेश्वर सिंह पांडा थे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ 2-3 चीज़ें और ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ फॉरेस्ट ट्रेनिंग जो है, फॉरेस्ट महाविद्यालय, ठीक है, वन महाविद्यालय, ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश में वन महाविद्यालय, वन राज्य महाविद्यालय 2 जगह है, एक हमारा बैतूल में है और दूसरा हमारे यहाँ पर है बालाघाट में है। ठीक है, कहाँ पर है, बालाघाट में। बाकी और अन्य क्षेत्र भी है, आपको पता होगा कि भाई जहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड को ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे बैतूल हो गए, हमारा मंडला हो गया, अमरकंटक हो गए। ठीक है, इसके अलावा फिर हमारा शिवपुरी हो गए, पचमढ़ी जो है फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल हो गया, लखनऊ दोन फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल हो गया, उमरिया हो गया जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो है लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है आप ध्यान रखिएगा, ये हमारे यहाँ महाविद्यालय भी हैं।
अब साथियों आगे हम चर्चा करते हैं कि जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है, ये जो है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो ये कौन प्रस्तुत करता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है, FSI, ठीक है, ये कब से 1987 से प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में, 2 वर्ष के अंतराल में, ठीक है, क्या 2 वर्ष के अंतराल में क्या करता है, ये रिपोर्ट प्रकाशित करता है, ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में ये रिपोर्ट प्रकाशित करता है। और अभी हाल ही में हमारी वर्ष 2021 में क्या की गई है, रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये फॉरेस्ट सर्वेक्षण ऑफ इंडिया है। मैं 2-3 चीजें आपको ये बताना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ ये जो टॉपिक है ये हमारे वन अभ्यारण्य एवं नेशनल पार्क से भी जुड़ा हुआ है, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ जो है भारतीय वन अधिनियम, ठीक है, भारतीय वन अधिनियम जो है ये साथियों आपको पता होगा 1927 में आया है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ध्यान में रखना है कि हमारे यहाँ जो है जब हम वन नीति की बात करते हैं, अभी 2019-20 में इसको क्या किया गया है, संशोधित किया गया है। क्या किया गया है, संशोधित किया गया है, जिसमें आपको पता होगा कि जो बांस है, ठीक है, ये बांस को घास की प्रजाति में अब शामिल कर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम ये कब आया है, ये आया है 1980 में। इसी से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूं, भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, क्या, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। साथियों यहाँ पे आपको पता होगा कि ये आया है 1986 में, और ये किस रूप में पूछा गया था, इसी अधिनियम को हम छाता विधान के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है, अम्ब्रेला, ठीक है, छाता विधान, ठीक है। तो ये प्रश्न भी यहां से पूछा जा चुका है। वर्ष, अब मैं यहां पर 2-3 चीजें और आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी है, ये फॉरेस्ट पॉलिसी आपको पता होगा कि जब हम फॉरेस्ट पॉलिसी की बात करते हैं तो ये कब आई है साथियों, ये आई है 1894। लेकिन आपको पता होगा कि चूंकि ये ब्रिटिशकालीन भारत की बात हो रही है और अंग्रेजों ने अगर कोई फॉरेस्ट पॉलिसी लेकर आया होगा तो वो अपने लाभ को लेकर आया होगा, ठीक है। और दूसरी जो फॉरेस्ट पॉलिसी है आपको पता होगा, जिसको हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत की, तो ये आई है 1952 में। कब आई है साथियों, 1952 में, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है, चूंकि आपको पता होगा कि अब देश आज़ाद हुआ है और कई प्रकार की समस्याओं से जो है हमारा देश घिरा हुआ है, चाहे हम बीमारियों, स्वास्थ्य को लेकर बात करें, भुखमरी को लेकर बात करें, क्योंकि अंग्रेजों ने लंबे समय तक क्या किया है, हम भारतीयों का शोषण किया है। तो इसके लिए जो है आप ध्यान रखिएगा, उतने ज़्यादा कदम नहीं उठाए जाएंगे, लेकिन जो हमारी महत्वपूर्ण नई वन नीति आएगी, ठीक है, नई राष्ट्रीय वन नीति आएगी, राष्ट्रीय वन नीति आएगी, ये कब आएगी, 1988 में। साथियों जब ये 1988 में आएगी तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात की गई है कि 33% भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा कि अगर हमको अपने पर्यावरण को बेहतर तरीके से बैलेंस करना है, हमारी प्रकृति को सुरक्षित व संरक्षित रखना है, तो कम से कम हमारे कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% भाग पर वन होना अनिवार्य है, ठीक है। तो इस पर कुछ महत्वपूर्ण ऐसे जो है प्रावधान हुए हैं, ठीक है। साथ में ही हमने इस वन नीति में इस चीज को शामिल भी किया है कि हमको क्या काम करना चाहिए कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो वन ग्राम हैं, वहां पर हमको उन ग्रामीणों की भी क्या
कुछ सुविधाओं को हमने ध्यान में रखना होगा ताकि उनकी जो निजी ज़रूरतें हैं उनको हम पूरा कर सकें। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो लघु वन उत्पाद होते हैं उनका वो दोहन कर सके ताकि उनको रोजगार मिल सके। ठीक है, क्या रोजगार मिल सके, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। वो कुछ जंगली चीज़ों जैसे सिर बोझ के माध्यम से जो है जलाऊ लकड़ियाँ वहाँ से ला सके ताकि उनका घर में जो चूल्हा है ईंधन की प्रतिपूर्ति हो सके। तो इसके लिए कुछ हमारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। साथ में ही साथियों हमने सामुदायिक वानिकी कार्यक्रम को संचालित किया है। ठीक है, सामुदायिक कार्यक्रम अर्थात सामुदायिक वानिकी कार्यक्रम अर्थात हम क्या काम करेंगे, हम और हमारे सभी लोग आमजन सभी मिलकर, क्योंकि सरकार अकेला सारे काम कर ले आज के युग में ये पॉसिबल नहीं है। प्रिय साथियों, अगर हमको अपने पर्यावरण को सुरक्षित करना है तो हमको क्या करना होगा, आम नागरिकों को और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, जो पर्यावरण हितैषी जो हमारे संगठन हैं उनको सभी को मिलकर जो है पर्यावरण को सुरक्षित व संरक्षित करना होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक वानिकी कार्यक्रम भी आए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी आए, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट आया। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। आज हमारे यहाँ जो है आप देखोगे कि आपने पानी वाले बाबा कौन, राजेंद्र सिंह का नाम सुना होगा, जो कि एमपीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था। इनको जल पुरुष की उपाधि दी गई है। किसकी? जल पुरुष की उपाधि दी गई है। दूसरी चीज आपने नाम सुना होगा सुंदरलाल बहुगुणा का, चिपको आंदोलन। ठीक है, इसके अलावा जो है मध्य प्रदेश में अभी आप नाम सुनोगे मेघा पाटकर का, जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रणेता भी है। तो प्रिय साथियों, बहुत सारे ऐसे संगठन काम कर रहे हैं जिन पर हम अलग से चर्चा करेंगे। चलिए, तो आपको ये चीजें जो है कुछ क्लियर हुई होगी। अब हम डेटा की ओर चलते हैं। चलिए, अगर आपको जो है स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें और ध्यान रखिएगा IFS, ठीक है, मैं फॉरेस्ट की बात कर रहा हूं। ये क्या है? ऑल इंडिया सर्विस है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवा है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ ऑल इंडिया सर्विस, क्योंकि हमारे यहाँ ऑल इंडिया सर्विस 3 है और ये कब बनी थी? 1967-68 में ये बनी थी। ठीक है, तो आपको पता होगा 1967 में, और 2 और है तो आपको पता होगा, ये तीसरी है। पहली कौन सी? IAS और दूसरी है IPS। साथियों, आपको पता होगा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो आपको पता होगा जब आपका यूपीएससी के थ्रू जो है सिलेक्शन होगा तो आपको पता होगा कि जब आप भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाओगे तो आपको मसूरी उत्तराखंड जाने को मिलेगा, और वहाँ पर आप देखोगे कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मिलेगी, जहां पर आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे। और जब आप IPS बनोगे, ठीक है, आपने वो वांटेड मूवी देखा होगा सलमान खान की, ठीक है, तो आप देखोगे इंडियन पुलिस सर्विस में जब आप जाओगे तो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी, कहाँ पर? हैदराबाद में ट्रेनिंग कर रहे होंगे। ठीक है, तो बहुत ही गर्व महसूस होता है। आप सोचिए जरा, जिले के जब आप IAS ऑफिसर बनोगे, पूरे जिले की कमांड होती है आपके पास, आप बेहतर से बेहतर कार्य कर सकते हो। आप ही जो है नए उम्र में 22 साल 23 साल की उम्र में IAS बन गए तो आप ही मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव भी होंगे, आप ही निर्वाचन आयोग भी होंगे, आप ही कैबिनेट सचिव भी होंगे। इनके साथ बैठोगे, इनके साथ बातचीत करोगे। इन जो हमारे मंत्री है, ठीक है, हमारे मंत्री है जैसे कुंवर विजय शाह जो है, कुंवर विजय शाह जो है, आपको पता होगा ये मध्य प्रदेश हमारे वन मंत्री है। इनके साथ आप बैठोगे, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए, प्रधानमंत्री को सलाह परामर्श दोगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी जो है हमारे यहाँ सुविधा होती है। ठीक है, तो आप देखिए, इसलिए जो है तो मैंने बताया कि ये जो IFS वाले हैं ये कहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं, तो ये राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ पर है? इंदिरा गांधी जी के नाम पर। कहाँ पर? देहरादून, वहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं।
चलिए साथियों, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं, आगे चलते हैं। अब आगे हम बात करते हैं प्रिय साथियों कि जो अभी हाल ही में फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उनके क्या महत्वपूर्ण डेटा रहे। ठीक है, तो उनके क्या महत्वपूर्ण डेटा रहे, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों देखिए जरा, हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आई है, ये कब की आई है, 2021 की। अभी लेटेस्ट जनवरी में जो है 18-20 जनवरी के आसपास 2022 में ये जारी हुई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें जब हम हमारे पूरे भारत की बात करते हैं तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का ध्यान रखिएगा। जैसे भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कुल वन, ठीक है, कुल वन हमारे कितने हैं, जब हम बात करते हैं तो आप देखोगे कि हमारा जो कुल वन है ये कितना है, 7,13,000, ठीक है, 789 वर्ग किलोमीटर। इतने वर्ग किलोमीटर में हमारा फॉरेस्ट एरिया है। आप डेटा याद ना भी रखो, लेकिन आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है, क्या आपको याद रखना है कि आपका जो है इतने प्रतिशत। देखिए आपको कंफ्यूजन होगा, क्यों, क्योंकि अभी हमने 33% पढ़ा है, तो 33% क्या है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत 33% भूभाग पर वन होना अनिवार्य है, वो चीजें पढ़ा है हमने। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि भारत में कुल वन की बात कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि 7,13,789 वर्ग किलोमीटर में जो है हमारा फॉरेस्ट कवर एरिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं कि वन प्लस वृक्षावरण, ठीक है, वृक्षावरण, ठीक है, जब इसकी बात करते हैं तो आपको केवल परसेंटेज याद रखने की जरूरत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 24.62%, मतलब अभी हमारी इंक्रीज हुई है, वृद्धि हुई है। हमारा जो फॉरेस्ट कवर एरिया है उससे ज्यादा पिछले साल की अपेक्षा, मतलब विगत 2 वर्षों में काफी जो है वृद्धि हुई है। तो आप देखोगे कि हमारे यहाँ जो है इतने प्रतिशत भाग पर क्या है, वन प्लस वृक्षावरण है। जब यहाँ पर आप बात करोगे तो आप देखोगे साथियों कि इतने प्रतिशत भूभाग पर हमारा क्या है, फॉरेस्ट कवर एरिया है, जिसमें वृक्षावरण भी काउंट है। ये जो 21.71% की बात हो रही है, ये पूर्ण रूप से अधिकृत वन होते हैं। ठीक है, पूर्ण रूप से अधिकृत वन होते हैं, ये जो है अभिलेखित वन होते हैं, जो हमारे प्रशासनिक डायरी में बिल्कुल अंकित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब हम आगे बात करते हैं कि ये फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट में अगर हम बात करते हैं कि सर्वाधिक, जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, ठीक है, तो सर्वाधिक वन किस राज्य में है, तो आप देखोगे कि क्षेत्रफल के मामले में मध्य प्रदेश की बात करें, इसके अलावा फिर अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, और तीसरे नंबर पे है हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, क्या, छत्तीसगढ़। क्योंकि मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं साथियों, तो आपको ध्यान में रखना है कि मध्य प्रदेश में 77,493 वर्ग किलोमीटर में फॉरेस्ट एरिया है। पिछले टाइम जो था 77,482 वर्ग किलोमीटर था, अर्थात इसमें कुछ वृद्धि हुई है। तो मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनों वाला राज्य भी है। दूसरी चीज साथियों, यहां पर प्रश्न पूछा जाता है कि प्रतिशत की दृष्टि से हम यदि बात करेंगे तो आपको पता होगा कि सर्वाधिक वनों वाला राज्य है आपका कौन सा, मिजोरम। लगभग 84% आपको जो है वहां पे फॉरेस्ट कवर एरिया देखने को मिलेगा। तो प्रिय साथियों, मिजोरम है, दूसरे नंबर पर आपका अरुणाचल प्रदेश ही है, और तीसरे नंबर पर आपका जो है फॉरेस्ट कवर एरिया में हम बात करें तो कौन सा राज्य है, मेघालय। ये वही मेघालय है साथियों
जहां से भी एमपीपीएससी में ग्रीन पहाड़ी को लेकर प्रश्न पूछा गया था कि कहां पर है, तो वो यही मेघालय में। और एक और चीज ध्यान रखिएगा कि यही मासिनराम चेरापूंजी में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, सबसे भारत में मासिनराम चेरापूंजी यहीं पर है जहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। चलिए आगे हम बात करते हैं साथियों। प्रश्न ये उठता है कि अभी जो इस वर्ष हमने देखा है तो सर्वाधिक वृद्धि किन राज्यों में हुई है, कौन से ऐसे राज्य है जहां पर सर्वाधिक वनों की वृद्धि हुई है। तो आप देखोगे कि हमारा जो आंध्र प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश, और हम बात करें किसकी, तेलंगाना की, तो आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक वनों की वृद्धि हुई है। यहां पर एक प्रश्न और ध्यान रखना है साथियों कि जब हम किसकी बात करते हैं, जब हम मैंग्रोव वन की बात करते हैं, किसकी, मैंग्रोव वन की बात करते हैं, तो हमारे भारत में मैंग्रोव वन कहां पर होते हैं साथियों, जहां पर खारा और हमारा मीठा पानी मिलता है समुद्र के किनारे, जैसे पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो है गुजरात हो गया, कच्छ का क्षेत्र। तो जो हमारे ये वाले जो रीजन हैं, ठीक है, ये इंडिया का, ठीक है, तो ये क्षेत्र में सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेंगे, हमारे मैंग्रोव वन मिलेंगे। और आपको पता होगा चक्रवात हो, आंधी तूफान हो, इनके लिए जो है और पारिस्थितिकी संतुलन की दृष्टि से मैंग्रोव वनस्पति बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव वन मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, पश्चिम बंगाल में, और उसके बाद कहाँ मिलेंगे, तो ये मिलेंगे गुजरात में। कहाँ पे मिलेंगे साथियों, गुजरात में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। जब हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो क्षेत्रफल में आपको नंबर 1 पर मिलेगा कौन सा, J&K, जम्मू एंड कश्मीर। और जब हम प्रतिशत की बात करेंगे तो यहां पर आपको नंबर 1 पर मिलेगा कौन सा, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में परसेंटेज की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। तो प्रिय साथियों, ये हमारे इंडिया की कुछ महत्वपूर्ण फॉरेस्ट सर्वे है जिसको आपको ध्यान में रखना है, जहां से काफी प्रश्न बनते हैं। अब हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। चलिए, जब हम एमपी की बात करते हैं साथियों, तो आप देखोगे कि मध्य प्रदेश में अभी हमने आपको बताया कि पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश है। और हमारा कुल क्षेत्रफल कितना है, लगभग जो है अभी जो डेटा आया है 77,493 वर्ग किलोमीटर में फॉरेस्ट कवर एरिया है। और जब हम मध्य प्रदेश के कुल वनों की बात करते हैं, मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं, तो आपको पता होगा जैसे मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है साथियों, 30,82,52 वर्ग किलोमीटर, इतना हमारा एमपी का क्षेत्रफल है। जब हम एमपी के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसमें जो है अगर हम वन की बात करें तो लगभग कितना, 25 पॉइंट समथिंग जो है, ध्यान रखिएगा, लगभग इतना प्रतिशत भूभाग पर वन है। ठीक है, इस क्षेत्रफल की हम तुलना करें तो। और अगर कुल वन की बात करें तो ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ वन / वृक्ष आवरण की जब हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल कितना है, 30.72% के आसपास। ठीक है, ये 25.14 है ना, अब 15 हो गया है। ठीक है, तो इतने प्रतिशत भाग पर, जो कि एमपीपीएससी में या अदर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखोगे कितने प्रतिशत, 31%। ठीक है, जब कुल मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक की बात करेगा कि मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग पर वन है, तो आप बताओगे इतने प्रतिशत भाग पर वन है। ठीक है, लेकिन हम जब वन और वृक्षापरण दोनों की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में लगभग 31% भूभाग पर वन + वृक्षापरण।
अब प्रश्न ये उठता है साथियों कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं। और अभी एमपी पुलिस के एग्जाम में, एमपी पीएससी के एग्जाम में बहुत सारे यहाँ से प्रश्न बने हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमारे एमपी की जब हम बात करते हैं तो एमपी में सर्वाधिक जो वन है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, बालाघाट में। जब हम क्षेत्रफल की बात करेंगे या फिर परसेंटेज की भी बात करेंगे तो ये दोनों ही मामले में, चाहे क्षेत्रफल की बात करें या परसेंटेज की बात करें, दोनों ही मामले में नंबर 1 क्षेत्र हमारा बालाघाट होगा। ठीक है। और जब हम बात करें कि ये मैक्सिमम की बात हो रही साथियों, ठीक है, सर्वाधिक वनों वाला क्षेत्र कौन सा है, तो बालाघाट है। दूसरी चीज यदि साथियों हम बात करें कि सबसे कम वन कहाँ पर है, ठीक है, एमपी में, तो आप बताओगे उज्जैन में। उज्जैन में जो है परसेंटेज की बात करें या क्षेत्रफल की बात करें, दोनों ही दृष्टि से यहाँ पर वन कम मिलेंगे। अब अगला प्रश्न साथियों जो कि एमपीपीएससी में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में जो वन है तो यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं और उसमें सागौन का परसेंटेज कितना है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मध्य प्रदेश में 19.4% जो है हमारे यहाँ सागौन है। कितना, सागौन के जो वन पाए जाते हैं वो 19.4% पाए जाते हैं। ठीक है, प्रीवियस बुक में आपको 17% मिलेंगे, लेकिन उसको संशोधित कर लीजिएगा नए डेटा के हिसाब से। साथियों मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश का जो सतपुड़ा रीजन है, क्योंकि मैं खुद फॉरेस्ट में हूं तो मैं जानता हूं कि जो सतपुड़ा रीजन है यहाँ का जो सागौन है बहुत उत्तम क्वालिटी का है। और यहाँ का सागौन साथियों मध्य प्रदेश सरकार को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त करता है। आपको पता होगा तेंदुपत्ते को संग्रहण में भी मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। साथियों यहाँ का सागौन जो है ना केवल मध्य प्रदेश, ना केवल इंडिया, अपितु सिंगापुर, मलेशिया तक ये जो है विदेशों में निर्यात किया जाता है। बोली के माध्यम से, डिपो में बोली लगती है, उसके माध्यम से ठेकेदार खरीदते हैं और फिर ये जो प्रोसेस चलते रहती है। चलिए, तो इस तरीके से। दूसरा आपको ध्यान रखना है साल के वन। ठीक है, तो हमारे यहाँ साल के वन जो है साथियों ये लगभग 4% है ना, लगभग 4%, 4.3% के आसपास जो है साल के वन पाए जाते हैं। बाकी जो वन पाए जाएंगे वो सब मिश्रित प्रजाति के पाए जाएंगे। वहाँ साल भी मिलेगा, शीशम भी मिलेगा, महुआ भी मिलेगा, चिरौंजी भी मिलेगा। तो इस तरीके से जो है कई प्रकार के यहाँ पे वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण डेटा थे जो आपको कवर करना था। ठीक है साथियों, तो मध्य प्रदेश में इतने वन पाए जाते हैं, साल के वृक्ष इतने हैं। ठीक है, अब साथियों मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ मध्य प्रदेश की। चलिए, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। और प्रिय साथियों, अगर ये जो है, मुझे पता है कि ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और बेसिक जानकारी की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने साथियों को, और हमारे जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि क्या हो सके कि हम जो भी डेटा या जो भी रिपोर्ट आपको देंगे वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। जब हम बांस की बात करते हैं साथियों, आज ये बांस को जो है आपको पता होगा, जब हम बांस की बात करते हैं तो आज हमारी सरकार जो है एक बम्बू मिशन चला रही है, राष्ट्रीय बम्बू मिशन चला रही है, ताकि क्या हो सके, बांस को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जा सके। आज बांस के आप देखोगे ना केवल उपयोग बल्कि सजावटी वस्तुएं भी बन रही है, फर्नीचर भी बन रहा है और लंबे समय तक ये सर्विस भी देता है। इसलिए आप देखोगे कि बांस की जब हम बात करते हैं तो पूरे भारत में, मैं इधर नोट करवाता हूं आपको, जब हम बांस की बात करते हैं तो पूरे भारत में सर्वाधिक बांस
एमपी में मिलता है। कहाँ पर? एमपी में। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हमारे यहाँ जो बांस पाया जाता है वो डेंड्रोकैलेमस स्टिक्टस पाया जाता है। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ? तो आप देखोगे कि मध्य प्रदेश का जो कौन सा रीजन है? बालाघाट, इस क्षेत्र में। और आपको ध्यान रखना है कि 2013 से हमारा कौन सा बेम्बू मिशन चलाया जा रहा है? राष्ट्रीय बांस मिशन, ताकि लोगों को अधिक से अधिक बांस के लिए क्या किया जा सके? प्रोत्साहित किया जा सके। और अब साथियों, आप अपने खेतों पर, बंधनों पे क्या करते हो? बांस लगाते हो। तो आपको अब सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बांस को अब घास की प्रजाति में शामिल कर दिया गया है। अब आप इसको लगा सकते हो, इसके उत्पाद बना सकते हो, इसको मार्केट में बेच सकते हो। ठीक है, कोई वो जो है रोक टोक नहीं होगी। इसलिए क्योंकि ताकि हम बांस को अधिक से अधिक प्रोत्साहित कर सकें। नहीं तो पता चला कि हमारा बांस का एरिया धीरे धीरे कम हो जाएगा। इससे क्या होगा? इससे सागौन जैसी उस पर निर्भरता भी बढ़ेगी। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा इससे, अगर बांस को हम प्रोत्साहित करते हैं तो। ठीक है साथियों, इसको हम मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहली बार क्या हुआ है साथियों, जो हमारा गिर गुजरात नेशनल पार्क है, जिसको हम एशियन लायन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बाघ कॉरिडोर होती है, जो हमारे अभयारण्य होते हैं, बाघ कॉरिडोर होती है, उसको भी जो है क्या किया गया है? शामिल किया गया है इस बार फॉरेस्ट सर्वे में, गिर गुजरात नेशनल पार्क में। तो मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बता देता हूँ। हमारे यहाँ जब हम बात करते हैं तो आपने नाम सुना होगा जिम कॉर्बेट का। ये जिम कॉर्बेट जो है ये भारत का पहला नेशनल पार्क भी है, अभयारण्य भी है, और पहला ही टाइगर रिजर्व भी है। तो हमारे यहाँ जो है एक भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, साथियों आपको पता होगा ये कब आया? 1972 में। इसके तहत हमारे जो है इसको जो है अनुसूची में शामिल किया गया, प्रथम अनुसूची, जहाँ पे हमारे सबसे ज़्यादा जो है जो महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ है उनको शामिल किया गया है, जैसे टाइगर हो गया, तेंदुआ हो गया, चीता हो गया, और भी अन्य चीज़ें। ठीक है, इनके शिकार पर प्रतिबंध कर दिया गया है। आपको पता होगा कि अगर हम किसी भी वन्य जीवों का शिकार करते हैं तो आपको जो है सजा का प्रावधान है। इस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे फॉरेस्ट पीएससी में। अभी कॉमन पीएससी की बात चल रही है। चलिए, दूसरी चीज क्या है कि आपको पता होगा कई बार जो है, अभी जैसे बिहार सरकार ने जो है नीलगाय को मारने की अनुमति दे दी थी। क्यों? क्योंकि भाई हमको स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है, नीलगाय की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये हमारे फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, इसलिए जो है हमको जो है इसको मारने की ज़रूरत पड़ी। तो लेकिन इनको मारना इतना आसान नहीं है, प्रतिबंधित है। वो भी तब अनुमति दी जाती है जब मानव जीवन को बहुत ज़्यादा खतरा हो इनकी वजह से। इसलिए हमारी सरकार पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आपको पता होगा साथियों, गिद्ध जो है इसको प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। जब भी हमारे यहाँ जानवर मरते थे, गिद्ध मंडराते थे, उन जानवरों को खा जाते थे, गंदगी नहीं फैलती थी। आज जो है हम जानवरों को दूध निकालने के लिए दर्द निवारक दवा देते हैं, डाइक्लोफेनिक। ठीक है, उसको खाने से जो है जब जानवर बाद में मर गया तो उसी को गिद्ध खाते हैं तो उनके लंग्स पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और यही वजह है कि आज हमारे यहाँ गिद्ध की प्रजाति विलुप्त हो रही है। लेकिन पन्ना क्षेत्र में अभी आपको पता होगा, फिर हमने जो है एक सेफ प्रोजेक्ट चलाया और उसके माध्यम से गिद्धों को संरक्षित किया जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमने एलिफेंट प्रोजेक्ट चलाया है। ठीक है, राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया है, हंगुल प्रोजेक्ट चलाया है। तो इससे बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए 1973 में हमारे यहाँ क्या है, टाइगर प्रोजेक्ट की जो है अवधारणा शुरू हुई। टाइगर प्रोजेक्ट आपको पता होगा, ये जो है इसके लिए हमारा राष्ट्रीय बाघ, ठीक है, राष्ट्रीय बाघ विकास
प्राधिकरण, ठीक है, ये बना हुआ है। तो आपको पता होगा ये बना है 2005 में। कब? 2005 में। और आपको पता होगा साथियों, हमारे यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट के जो जनक है वो माने जाते हैं, अगर मैं बात करूं तो कैलाश सांखला को, ठीक है, किसको? कैलाश सांखला को। इनको जो है सांखला, ठीक है, इनको जो है टाइगर प्रोजेक्ट का जनक माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है साथियों, ध्यान रखिएगा, मैं टाइगर डेटा भी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इतने जो है ध्यान रखिएगा। और इसी के तहत जो है हमारे यहाँ जो है आपको पता होगा किसी वन्य जीव, ठीक है, और किसी वन्य जीव या जो हमारे पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए कोई विशेष जीव जंतु पेड़ पौधों को सुरक्षित करने के लिए जो है राष्ट्रीय अर्थात नेशनल पार्क और अभ्यारण्य, ठीक है, इनका गठन होता है, ठीक है। और ये राज्य सरकार करती है। आपको पता होगा राज्य सरकार को अथॉरिटी दी गई है। और जब टाइगर प्रोजेक्ट की बात आती है तो इसकी सहमति जरूरी हो जाती है और एक राष्ट्रीय लेवल पर ये काम होता है। आपको पता होगा 1972 की धारा जो है 18 और धारा 35 के तहत जो है नेशनल पार्क और अभ्यारण्य का गठन होता है। वो एक अलग विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे। अभी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। जब हम आगे और बात करते हैं साथियों, तो आप ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ जो है जब भारत की बात करते हैं तो भारत का फर्स्ट टाइगर जो प्रोजेक्ट था, ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट बनाया गया था ये कौन सा था? जिम कॉर्बेट। और ये बनाया गया था साथियों 1973 में। और जब हम एमपी के फर्स्ट की बात करते हैं, एमपी का फर्स्ट टाइगर प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ये था हमारा कौन सा? कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है, कौन सा? 1974 में ये हमारा बना था, ठीक है। आज मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें पूरे भारत में तो ध्यान रखिए, भारत में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा बता रहा हूं, भारत में कुल टाइगर प्रोजेक्ट की संख्या आज की स्थिति में कितनी है? 52। और साथियों अगर इस 52 की बात करें तो अकेले एमपी में कुल टाइगर प्रोजेक्ट की संख्या है कितनी? 7। कितनी? 7। अभी जब हम मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क पढ़ेंगे तो आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा। अगला लेक्चर जो रहेगा हमारा टाइगर प्रोजेक्ट मतलब मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क और अभ्यारण्य पर रहेगा। तो प्रिय साथियों इतने हमारे जो है हमारे क्या है टाइगर प्रोजेक्ट है। और अभी जो हम बात करें कि मध्य प्रदेश ही नहीं, जब पूरे भारत की बात करते हैं तो भारत में कुल टाइगर आपको पता होगा इंडिया का जो है वर्ल्ड का लगभग 70% के आसपास हमारे इंडिया में टाइगर है। कितने? 2967 टाइगर। अभी जो है कुल टाइगरों की संख्या कितनी है? 2967। और इसमें भी अगर हम एमपी की बात करें साथियों तो एमपी में आप देखोगे कितने? 526 टाइगर है, ठीक है। अभी हाल ही में हमारी जो पेंच टाइगर रिजर्व की कॉलर वाली बाघिन थी जिसने 30 शावकों को जन्म दिया था, उसका निधन हो गया। तो आपको पता होगा बहुत ही अच्छे तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया गया है। क्यों? क्योंकि टाइगर प्रोजेक्ट बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि मध्य प्रदेश ही है जिसको एमपी को क्या कहा गया है? एमपी को ही इसके कारण क्या कहा गया है? टाइगर स्टेट। क्या कहा गया है? टाइगर स्टेट की दर्जा दिया गया है। नहीं तो आपको पता होगा पिछले टाइम कर्नाटक को हमने टाइगर स्टेट का दर्जा दिया था, ठीक है। तो ये कॉलर वाली बाघिन ध्यान रखिएगा, कॉलर वाली बाघिन, ठीक है, ये कहां पर थी साथियों? तो ये पेंच टाइगर रिजर्व की बात हो रही है। पेंच टाइगर रिजर्व की बात हो रही है। ये वही पेंच टाइगर रिजर्व है जो आपने द जंगल बुक अभी मूवी आई थी, ठीक है, मोगली जो है उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है उसी पर, ठीक है। अब इनका नाम इंदिरा प्रदर्शनी नेशनल पार्क भी कर दिया है। तो कॉलर वाली बाघिन जो है ना, ये काफ़ी फेमस है। अभी इनका जो है निधन हो गया है, बहुत राष्ट्र सम्मान के साथ जो है इनका अंतिम संस्कार किया गया। और चूंकि इन्होंने 30 शावक को जन्म दिया है अभी तक, ठीक है, इसलिए
साथियों कुछ और महत्वपूर्ण मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश को जो है और क्या कहा जाता है, दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, ध्यान रखिएगा साथियों, 524 बाघों के साथ जो है कर्नाटक सेकंड नंबर पर। दूसरी चीज हमारे मध्य प्रदेश को, ठीक है ध्यान रखिएगा, एमपी को क्या कहा जाता है, तेंदुआ स्टेट का दर्जा भी मिल गया है। किसका, तेंदुआ स्टेट का। और आपको पता होगा कि जो अभी हाल ही में सर्वेक्षण हुआ है उसमें मध्य प्रदेश में लगभग जो है कितना, 3400 जो है 31 टाइगर के आसपास है। थोड़ा सा आप डेटा ध्यान रखिएगा, मुझे डेटा एक्चुअली में याद नहीं है, शायद जो है हाँ 3441 के आसपास जो है हमारे यहाँ जो है टाइगर है, ध्यान रखिएगा। मैं अभी जो है इतना ही लिख देता हूँ, मुझे एकदम डेटा कन्फ्यूजन हूँ, लेकिन लगभग 3400 के आसपास है, 3441 या 3432 ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये 3241 हो सकता है, मैं कंफ्यूजन हूं, ठीक है। तो इसलिए मध्य प्रदेश को जो है तेंदुआ स्टेट भी कहा गया है। यहां पर दो चीजें और ध्यान रखिएगा साथियों, एमपी में दो ऐसे क्षेत्र हैं, एक नौरादेही सागर, आपको पता होगा ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है, और दूसरा हमारा कौन सा है, जल्दी से बताइए, ठीक है। तो हमारा जो नौरादेही सागर और रालामंडल इंदौर, ठीक है। अभी हाल ही में ये बात चल रही है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर चीता जो है ये विस्थापित करने की बात चल रही है। कहाँ से लाए जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका से लाए जा रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि मध्य प्रदेश ही नहीं भारत में चीता विलुप्त हो गए हैं, ठीक है। तो चीता जो है नौरादेही सागर रालामंडल इंदौर पर जो है बात चल रही है अभी, लेकिन नौरादेही को, सॉरी रालामंडल नहीं, पालनपुर कूनो, ठीक है, पालनपुर कूनो, यहां पर ये दोनों अभयारण्य पर चीता विस्थापित करने की बात चल रही है। ये वही पालनपुर कूनो है साथियों, ध्यान रखिएगा, जहां पर हमने गिर नेशनल पार्क से जो है क्या लेकर आया है, एशियन लॉयन, ठीक है, एशियन लॉयन, ठीक है। ये एशियन लॉयन के लिए फेमस है साथियों, ध्यान रखिएगा। गिर नेशनल पार्क जो है जहां से हमने एशियन लॉयन लाया है, जो कि पालनपुर कूनो श्योपुर में है, ठीक है। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा, एमपी का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है रातापानी क्षेत्र। कौन सा, रातापानी क्षेत्र। इसको जो है ध्यान रखिएगा, इसको, ये तो है अभयारण्य, लेकिन इसको जो है क्या काम किया गया है, टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया है, ठीक है। क्या, टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया है। तो प्रिय साथियों, ये हमारा फॉरेस्ट से रिलेटेड काफी महत्वपूर्ण टॉपिक था, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि में ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। इसको जो है आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। हमारा अगला टॉपिक होगा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, ठीक है। ओके, थैंक यू।